हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग दी गई है कि सबसे छोटे टेस्ट में भारत की बड़ी जीत। ये न्यूज़ प्रमुखता से इसलिए प्रकाशित की गई है क्योंकि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। सबसे कम गेंदों में खत्म होने वाले टेस्ट मैच में जो कल का टेस्ट मैच था वो एक रिकॉर्ड बना गया है, जब 642 गेंदों में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा था, दूसरा टेस्ट मैच केपटाउन में, वो भारत ने जीत लिया है। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो 656 बॉलों का था, जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के ही खिलाफ था और मेलबर्न में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में 1932 में खेला गया था। तो लगभग 90 साल के बाद ये जीत भारत को हासिल हुई है और ये एक रिकॉर्ड बना है। और गेंदों में 642 गेंदों में ये जीत भारत ने हासिल की है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज थी और जिसमें एक साउथ अफ्रीका ने जीता और एक इंडिया ने, तो ये टेस्ट सीरीज हो गई है बराबर। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्र में लगाया गोता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेट मीडिया पर एक फोटो साझा की है अपने लक्षद्वीप दौरे के अनुभवों को लेकर। कुछ तस्वीरों में उन्हें स्नॉर्कल, जिसमें सांस लेने वाली नली के साथ समुद्र में अंदर गोता लगाते हुए दिखाया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया एक्स पर गुरुवार को यह पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी के अकाउंट से किया गया और लक्षद्वीप की खूबसूरत तटों, समुद्र और समुद्र के नीचे की कई अनूठी फोटोएं इसमें साझा की गई हैं। उन्होंने यात्रा के अनुभवों के आधार पर कहा कि जो लोग साहसी सैर सपाटे के शौकीन हैं उनकी पर्यटन सूची में लक्षद्वीप अवश्य होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज। दिल्ली में आप से तालमेल, पंजाब में होंगे आमने सामने। यानी लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस ने तय किया है रोड मैप। इंडिया के सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को सिरे चढ़ाने पर बढ़ेगी आगे बात। यूपी में 25, महाराष्ट्र में 21 से 23, झारखंड में 10, बिहार में 8, बंगाल में 6 सीटों पर कांग्रेस ने दावा किया है। राष्ट्रीय गठबंधन समिति की इस रूपरेखा पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी हामी भरी हुई है। कांग्रेस 2024 के चुनाव के लिए तैयार है और कई राजनीतिक पार्टियों से उसकी बात चल रही है। उसके बाद दिल्ली में सबसे जो घमासान माना जा रहा था, तो दिल्ली में तो कांग्रेस ने समझौता कर लिया। दिल्ली में कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने समझौता कर लिया है सीटों को बंटवारे की बात को लेकर, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट तौर पर क्लियर कर दिया है कि वो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में माना जा रहा है और ये खुद पार्टी मान रही है। तो अभी हालांकि फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, आगे आने वाले दिनों में क्या फैसला होगा वो हम डिस्कस करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक में 100 करोड़ का घपला, सीबीआई जांच की इसमें सिफारिश की गई है। देखिए, दिल्ली सरकार की जो बहुचर्चित मोहल्ला क्लिनिक में इलाज और जांच में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। जांच में एक ही मोबाइल नंबर पर पंजीकृत किए गए हैं 3092 मरीजों का नाम अलग अलग, लेकिन मोबाइल नंबर 0 अंकित करके किया गया है और ऐसे लोग हैं 11,657। मरीजों के नाम के साथ मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, उनकी संख्या है 8,251। मरीजों के नाम के साथ दर्ज मोबाइल नंबर जो 1, 2, 3, 4 और 5 से शुरू थे उनकी संख्या है 400 और मोबाइल नंबर जो 15 या इससे अधिक बार इस्तेमाल किए गए हैं उनकी संख्या है 999, यानी लगभग 1000। मरीजों को पंजीकृत करने के लिए मोबाइल नंबर 10 टाइम 9 का इस्तेमाल 3092 बार किया गया है। तो ये घपले की तरफ इशारा कर रहा है और उपराज्यपाल ने 100 करोड़ के घपले का आरोप लगाते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। शायद इसमें सीबीआई जांच की सिफारिश भी हो गई है और सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। अगस्त 2023 में दक्षिण पश्चिमी दिल्ली, सादरा व उत्तर पूर्वी दिल्ली के 7 मोहल्ले क्लिनिकों में डॉक्टरों व कर्मियों की धांधली में लिप्त होने की बात सामने आई है। ये मोहल्ला क्लिनिक जाफरपुर कला, इस तरीके के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, वहाँ पर मौजूद है। इससे पहले भी एक वाकया सामने आया था जिसमें नकली दवाओं का जो इस्तेमाल किया जा रहा था सरकारी अस्पतालों में, उसका भांडाफोड़ हुआ था। उसमें जो नकली दवाई सप्लाई करने वाली कंपनी थी उसको 6 महीने के 2 विस्तार दिए गए थे। उसके बाद वो मामला भी पुलिस के संज्ञान में चला गया था, उस पर अभी जांच चल रही है। 24 में से 22 सैंपल फेल हो गए थे, जिसमें बीपी की दवाइयाँ थीं और पेन किलर थे या फिर जोड़ों के दर्द, फेफड़ों की दवा थी, ये सभी सैंपल फेल हो गए थे और 2 की रिपोर्ट आना बाकी थी। जाहिर सी बात है वो दोनों भी फेल ही होंगे।
नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। खून के लिए नहीं देने पड़ेंगे अनाप शनाप दाम। शीर्ष दवा नियामक ने कहा बेचने के लिए नहीं होता है खून। डीसीजीआई ने प्रोसेसिंग फीस के अलावा रक्त पर सभी तरह के शुल्क को खत्म कर दिया है। देखिए, जरूरतमंदों को अब खून के लिए अनाप शनाप दाम नहीं देने पड़ेंगे। अस्पताल और ब्लड बैंक उस रक्त के लिए केवल प्रोसेसिंग फीस ले सकेंगे। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने इसे छोड़कर अन्य सभी तरह के शुल्क वसूलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अस्पतालों और प्राइवेट ब्लड बैंकों में रक्त के बदले मोटी रकम वसूलने के मामले को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। शीर्ष दवा नियामक ने इस संबंध में देश भर में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि खून बेचने के लिए नहीं होता है। 2 दिन पूर्व ही डीसीजीआई ने आईसीयू में मरीजों को भर्ती करने के नियमों को कड़ा कर दिया था। नेक्स्ट न्यूज है, मेवात सेक्सटॉर्शन झारखंड के वाईसी से जुड़े अपराधों का गढ़ है। ये देखिए, साइबर अपराध हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों से तस्वीर साफ हुई है कि 1930 पर रोज दर्ज हो रही 45 से 50 हजार शिकायतें बंगाल उड़ीसा से साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराए जा रहे सिम साइबर अपराध के शिकार होने वाले में से सबसे ज़्यादा हरियाणा व दिल्ली के लोग ही हैं। देखिए, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 के प्रसार के बाद पूरे देश में साइबर अपराधों की तस्वीर साफ होने लगी है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा संचालित हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के अनुसार हरियाणा और राजस्थान में फैसला, मेवात इलाका, सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन बुकिंग और ओलेक्स तो झारखंड केवाईसी एक्सपायरी आधार से जुड़े पेमेंट सिस्टम, इन सभी में जो है वो साइबर अपराध का केंद्र माना जा रहा है। वहीं बेंगलोर और दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर सिम बॉक्स कॉल सेंटर से जुड़े अपराध सामने आ रहे हैं। I4C के सीईओ राजेश कुमार के अनुसार हेल्पलाइन नंबर 1930 पर प्रतिदिन औसतन 45 से 50 हजार साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हो रही हैं। इनमें से 35% मामले कस्टमर केयर नंबर, रिफंड, केवाईसी की एक्सपायरी और रिमोट एक्सेस से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। यहां पर अरविंद केजरीवाल एक आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर कि मेरी ईमानदारी पर प्रहार किया जा रहा है क्योंकि वो और किसी चीज को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी का एक स्टेटमेंट है कि दिल्ली सरकार ने दवा और दारू दोनों में घोटाला कर दिया है। चलिए, 2 दिन पहले ही दिल्ली आया था आतंकवादी जावेद और आवाज़ खाली, ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। AQI फिर से बढ़ गया है, 427 चला गया है। नेहरू नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 350 से 400 के बीच होना चाहिए, तो ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इस न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 17 जनवरी से 20 जनवरी तक 23 देशों की होगी इसमें भागीदारी। देखिए, अमृतकाल में भारत सरकार की ओर से दुनिया के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव का आयोजन आगामी 17 से 20 जनवरी तक किया जाएगा। इसमें 23 देशों के विज्ञान के छात्र छात्राएं, स्टार्टअप डेवलपर, बैंकर सहित अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर के ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के परिसर में आयोजित होने वाले महोत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। महोत्सव के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा गया है। गुरुवार को इसमें जो ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी संयुक्त सचिव एल धनलक्ष्मी ने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की थी। 17 थीम पर आयोजित होंगे महोत्सव। देखिए, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान के मुख्य विज्ञानी एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर विपिन कुमार ने बताया कि 4 दिवसीय महोत्सव 17 थीम पर आयोजित होगा। इसमें स्टार्टअप डेवलपर, बच्चे, विज्ञान, पॉलिसी मेकर सहित विभिन्न कंपनियों के लोग शामिल होंगे। स्पेस, वैक्सीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग सहित बदलते हुए दौर में विज्ञान की नई तकनीक और चुनौतियों पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। 802 करोड़ रुपए के 2 रक्षा खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियां जुपिटर वैगन्स लिमिटेड और BEML लिमिटेड के साथ 802 करोड़ रुपए के 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने 697 बोगी ओपन मिलिट्री वैगनों की खरीद के लिए जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के साथ 473 करोड़ रुपए तथा 56 मैकेनिकल माइनफील्ड मार्केटिंग इक्विपमेंट खरीदने के लिए
समझौते जो किए हैं वो 329 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि चीन ने भी माना है कि मोदी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है और मजबूत हो रहा है। देखिए, ग्लोबल टाइम्स आमतौर पर भारत की हर नीति और प्रगति पर विपरीत टिप्पणी करने के लिए जाना जाता है, पर साल के शुरू में ही फुतान विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक चोंग च्युआंग की, एक तो इन लोग के नाम बड़े अजीब होते हैं, तरह से लिखे इस आलेख में कहा गया है कि जिस तरीके से भारत इस मंदी के दौर में भी एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, कृषि क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, कोर सेक्टर हो, तो इन सब की मजबूती कहीं ना कहीं नेतृत्व की मजबूती को दर्शाता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 100% सफल होते नजर आ रहे हैं। और ये उस पत्रिका ने बोला है जो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर इंडिया की कमियों को या फिर इंडिया को टारगेट करता रहता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेपाल से बिजली खरीदेगा भारत। चीन से नेपाल के तनाव के बीच काठमांडू पहुंचे हैं जयशंकर और उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से भी मुलाकात की है। ऐसे समय जब नेपाल के रिश्ते चीन के साथ कुछ तनावपूर्ण चल रहे हैं, तब भारत ने अपने इस पड़ोसी देश में स्थापित पनबिजली परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की खरीद का दीर्घकालीन समझौता किया है। इस समझौते में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके नेपाली समकक्ष यानी नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सौद भी की अध्यक्षता में ये समझौते किए गए हैं। 2 दिवसीय यात्रा काठमांडू में शुरू हुई। उनकी राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से भी मुलाकात हुई है। जयशंकर ने नेपाल में हुई बैठक के बाद इंटरनेट मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि विदेश मंत्री सौद के साथ भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक हुई। इसमें द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से और समग्र तौर पर बातचीत हुई है। हमने कारोबार व आर्थिक संबंधों पर, रेल सड़क मार्ग जरिए किस तरीके से बढ़ाया जाए, रक्षा व सुरक्षा में सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर किस तरीके से बात की जाए। तो ये दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक अवधि की ऊर्जा खरीद, नवीकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग, सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लागू करने, उपग्रह प्रक्षेपण, भूकंप आपदा राहत को लेकर 5 समझौते इसमें किए गए हैं। वाइस एडमिरल त्रिपाठी बने हैं भारतीय नौसेना के उप प्रमुख। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने वाइस एडमिरल संजय जे सिंह का स्थान लिया है। उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले वह नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ के रूप में सेवाएं दे रहे थे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दी पुरानी पेंशन योजना की मंजूरी, यानी कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। और जिन्हें एनपीएस लेना है वो एनपीएस ले सकते हैं और जिन्हें ओपीएस लेना है वो ओपीएस ले सकते हैं। ये है नेशनल पेंशन स्कीम और ये है ओल्ड पेंशन स्कीम। तो हालांकि यहाँ पर मिलीजुली सरकार है। यहाँ पर शिवसेना जिनके अब अध्यक्ष हैं एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री भी हैं, और भाजपा की यहाँ पर सरकार है। हालांकि भाजपा हमेशा इस चीज़ का विरोध करती रहती है कि ओपीएस को अपने शासित राज्यों में तो लागू नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, जिसे एसएनजेपीसी बोला जाता है, कि आदेश के क्रियान्वयन के लिए समिति बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश के क्रियान्वयन के लिए सभी हाईकोर्ट में 2 न्यायाधीशों की समिति गठित करने का आदेश दिया है। इसमें जो एसएनजेपीसी है ने न्यायिक अधिकारियों के लिए वेतन, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभों के क्रियान्वयन का आदेश दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सेवारत और पूर्व न्यायिक अधिकारियों को भी उनकी मेडिकल जांच के लिए नकदी रहित यानी कि कैशलेस सुविधा मिलेगी। पुलिस महानिदेशकों का 3 दिवसीय सम्मेलन जयपुर में शुरू हो गया है। देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों यानी कि डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षकों यानी आईजी का 3 दिवसीय सम्मेलन शुक्रवार के जयपुर में के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व देश के सभी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख सम्मेलन में शामिल होंगे। मोदी शनिवार को सम्मेलन को संबोधित करेंगे, डीजीपी से संवाद भी करेंगे। सम्मेलन में पुलिस व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध, वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां एवं जेल सुधारों पर विमर्श होगा।
कतर में 8 भारतीयों को सजा के विरुद्ध अपील के लिए 60 दिन का समय मिला है। मंत्रालय ने कहा है कि कानूनी टीम के पास मौजूद है ये गोपनीय अदालती आदेश, और कोर्ट ऑफ अपील ने मृत्युदंड को अलग अलग अवधि की जेल की सजा में तब्दील कर दिया था। तो ये कतर की जेल में जो बंद 8 भारतीय और पूर्व नौसैनिक कर्मियों की जो कानूनी टीम को वहां के कोर्ट ऑफ अपील के फैसले के विरुद्ध अपील करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। पिछले हफ्ते कतर के कोर्ट ऑफ अपील ने 8 भारतीयों के मृत्युदंड को अलग अलग अवधि की जेल की सजा में तब्दील कर दिया है। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान वैसे तो मार्च के पहले पखवाड़े में होगा, लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग इससे जुड़ी तैयारियों में जुट गया है। आयोग इस संबंध में 7 जनवरी से राज्यों का दौरा भी शुरू करेगा। फिलहाल इस दौरे की शुरुआत दक्षिण भारत के राज्यों से होगी, जहां 7 से 10 जनवरी के बीच वह तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की चुनावी तैयारियों को परखेगा। आयोग की इस पहल को लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में बताया गया है कि एक बेहतर भविष्य के सपनों के बीच हमें वर्तमान वास्तविकता एवं परिस्थितियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है और ये दैनिक जागरण के संवाददाता यानी कि वरिष्ठ लेखक हैं तरुण गुप्त। उन्होंने बताया है कि दिसंबर का अंत और जनवरी का आरंभ अमूमन जो वर्ष होता है, वर्ष का दौर होता है, तो जब चिंतन और कल्पना जिस पर हावी रहती है, यानी कि हम पुरानी जो साल बीता है उसमें हमने क्या किया इसको लेकर चिंतन करते हैं और जो नया साल आने वाला होता है उसकी कल्पनाएं करते हैं। आज अतीत का पुनरावलोकन करने के साथ ही भविष्य की ओर दृष्टि डालने का भी प्रयास करते हैं। लोगों की एक मूलभूत आकांक्षा यही होती है कि भविष्य अतीत और वर्तमान से वो बेहतर हो। यदि अपने देश की बात करें तो हमारे लिए स्वाभाविक रूप से सबसे आकर्षक लक्ष्य अपने जीवन काल में ही भारत को विकसित देशों की श्रेणी में देखना होगा। हम इसी उम्मीद के सहारे कई चुनौतियों को फेस करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से वृद्धि कर रही है। वृद्धि की इसी रफ्तार के आधार पर कुछ ही समय में वह यानी कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की पदवी पर आने वाले हैं। एक बेहतर भविष्य के सपने के बीच हमें वर्तमान वास्तविकता एवं परिस्थितियों को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। संप्रति हम निम्न मध्यम आय वाले देश हैं, जहां प्रमुख क्षेत्रों में विकास की भारी कमी दिखती है। किसी भी समाज में आय असमानता को दर्शाने वाले पैमाने यानी गिनी गुणांक के स्तर पर हमारे देश की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। मानव विकास सूचकांक और प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर भी हमारी स्थिति बहुत लचर है। यह हमारी अपेक्षाओं और वास्तविकता के अंतर को दर्शाता है। दुनिया में हमसे कई छोटे और अल्प संसाधनों वाले देश हैं जो विभिन्न सामाजिक मानकों पर हमसे बेहतर स्थिति में हैं। अगर हम बात करें कि क्या किसी विकसित देश में इस प्रकार की जो स्थिति है वो अमूमन देखी जाती है। देखिए, अगर हम बात करें गत वर्ष राष्ट्रीय राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक शिक्षिका की करंट लगने से मेट्रो स्टेशन पर लगने से मौत हो गई थी। हाईटेंशन तारों को भूमिगत करने की योजना पर अभी अपेक्षित प्रयास नहीं किए गए हैं। अशोधित पानी और अपशिष्ट सामग्री खुले नालों में बहती रहती है। इन खुले नालों में गिरकर हर साल तमाम लोग असामयिक मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। हर बरसात में जहां पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन से तबाही मचती है, वहीं शहरों में होल्डिंग्स और बिजली के खंभे एवं तार यहाँ वहाँ गिरने से मानव को क्षति पहुँचती है। तो अगर इन सब की हम बात करें तो मौजूदा जो सरकारें हैं वो तमाम जटिल मुद्दों से भले ही घिरी हो, फिर भी उनके साथ कुछ मूलभूत विषयों पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है। अक्सर बड़ी उपलब्धियों की त्वरित प्राप्ति नहीं होती है, उनके लिए निरंतर रूप से छोटे छोटे प्रयास करने होते हैं। यदि हम साधारण पहलुओं पर ध्यान दें तो असाधारण उपलब्धियां स्वयं सिद्ध हो जाएंगी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष से भी हमारी अनेक अपेक्षाएं हो सकती हैं, फिर भी हमें कम से कम अप्राकृतिक कारण मानव क्षति को रोकने में सक्षम बनने का प्रयास अनिवार्य रूप से करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारतीयता के प्रतिनिधि पुरुष हैं श्री राम। ये आर्टिकल भगवान श्री राम पर लिखा गया है, जो हमने जब 30-31 को उद्घाटन हुआ था रेलवे का और एयरपोर्ट का, तब हमने इस टाइप के आर्टिकल को डिस्कस किया था, तो इसे स्किप करेंगे।
अब हम आते हैं बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज पर पहली जो न्यूज़ है कि बढ़ सकता है किसान सम्मान निधि का पैसा, और कृषि बजट आवंटन में जारी रहेगा बढ़ोतरी का सिलसिला। फसल बीमा जैसी योजनाएं भी रहेंगी जारी। 5.7 गुना बढ़ोतरी हुई है कृषि बजट में वित्त वर्ष 2013-14 से लेकर अब तक। देखिए पिछले 9 साल में क्या क्या बदला है अगर इसकी बात करें तो वर्ष 2014 में खाद्यान्न उत्पादन में 26.5 करोड़ जो टन था वो 2023 में 32.3 करोड़ टन हो गया है। वर्ष 2014 में दुग्ध का उत्पादन 14.63 करोड़ टन था जो वर्ष 2023 में बढ़कर 22.10 करोड़ टन हो गया है। वर्ष 2014 में सरकार ने 38 करोड़ टन एथेनॉल की खरीदारी की थी। वर्ष 2023 में 434 करोड़ लीटर एथेनॉल हो गया है। 2013-14 में 47.8% जमीन के लिए सिंचाई की सुविधा थी। 2022-23 में यह 55% जमीन के लिए हो गई है। अब हम आते हैं कि आगामी वित्त वर्ष 24-25 में भी कृषि बजट के आवंटन में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा। इस साल अप्रैल में लोकसभा चुनाव की वजह से आगामी 1 फरवरी को वित्त वर्ष 24-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि अंतरिम बजट में ही प्रधानमंत्री किसान जैसी कल्याणकारी स्कीम के मद में सरकार अधिक आवंटन कर सकती है, तो यानी कि पैसा और बढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 1,000 रुपए तक सस्ती हुई इंडिगो के विमान यात्रा। देखिए देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी इंडिगो ने हवाई टिकट पर लगने वाले ईंधन शुल्क को 3 महीने वापस लेने का ऐलान किया है। इससे कुछ लंबे मार्गों पर हवाई किराए में 1,000 तक की कमी आ जाएगी। कंपनी ने विमान ईंधन की कीमतों में उछाल के बाद 6 अक्टूबर 2023 से ईंधन शुल्क वसूलना शुरू किया था। दूरी के आधार पर ईंधन शुल्क की मात्रा 300 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक तय की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 8 वर्षों में खिलौने का निर्यात जो है वो 239% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल पहले मन की बात में खिलौने निर्माण के प्रोत्साहन का जिक्र किया था। उसके बाद से खिलौने के निर्माण से लेकर इसके निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2022 से 28 के दौरान खिलौने के कारोबार को सालाना 12% से बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है और यह उद्योग $3 अरब के स्तर को छू सकता है। वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में खिलौनों के निर्यात में 239% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके आयात में इस दौरान 52% की गिरावट भी दर्ज की गई है। यूपीआई भुगतान के लिए देना पड़ सकता है शुल्क। देखिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सीईओ और प्रबंध निदेशक दिलीप असबे ने गुरुवार को कहा कि अगले 3 वर्षों में बड़े कारोबारियों को यूपीआई आधारित भुगतान के लिए चार्ज देना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अभी हमारा ध्यान नकदी के लिए एक व्यवहार्य भुगतान विकल्प प्रदान करना है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में एनपीसीआई के सीईओ ने कहा कि भविष्य में नए इनोवेशन अधिक लोगों को इस इकोसिस्टम का उपयोग करने और कैशलेस जैसे प्रोत्साहन के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पेज है नेक्स्ट न्यूज़ इंटरनेशनल पेज से है कि रूस की ओर से लड़ने वाले विदेशियों को देंगे नागरिकता। ये स्टेटमेंट दिया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। राष्ट्रपति पुतिन ने जारी किया है आदेश कि परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं आवेदन। रूस के यूक्रेन में लड़ रहे लोगों का अभी तक कोई डाटा सार्वजनिक नहीं किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो लोग रूस के लिए लड़ रहे हैं उनको रूस की नागरिकता दी जाएगी। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा जारी आदेश के अनुसार आवेदकों को खुद के साथ साथ अपने जीवन साथी यानी कि वाइफ, बच्चे और माता पिता को दर्शाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। पात्र लोगों में 1 साल के लिए नियमित अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले शामिल हैं। नियमित सशस्त्र बल या अन्य सैन्य संरचनाओं वाले वैगनर जैसे समूह के लोगों पर भी यह लागू होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति कभी नहीं की है भारत ने। भारत ने इस बात से साफ इनकार किया है कि उसने पूर्व में कभी यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति की है। भारत का यह स्पष्टीकरण तब आया है जब यूरोप के कुछ मीडिया और यूक्रेन के इंटरनेट मीडिया में भारत निर्मित गोले बारूद के यूक्रेन की सेना द्वारा प्रयोग किए जाने की सूचना आई है। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर भारत ने तटस्थ रहने की नीति अपना रखी है। भारत एक तरफ रूस के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है तो यूक्रेन के साथ भी संपर्क बनाए हुए है। भारत ने स्पष्ट कर रखा है कि यूरोपीय देशों के बीच होने वाली तनाव को वह तटस्थता की नीति पर ही चलता रहेगा। चलिए तो ये आज का
यानी 5 दिसंबर 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।